हमने पोस्टमैन तथा एमटीएस के 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया था। आज हम असम सर्कल के पोस्टमैन के पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2025 असम सर्कल पोस्टमैन पेपर सेकंड को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग रिडायरेक्शन ऑफ एन आर्टिकल विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यदि किसी आर्टिकल का रिडायरेक्शन करना है तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट है, अ पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रिडायरेक्टेड व्हाइल ट्रांजिट। अगर कोई आर्टिकल ट्रांजिट में है तो वह ना तो रोका जा सकता है ना ही पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। A postal article can only be redirected at the post office to which it is addressed. एक पोस्टल आर्टिकल केवल उस पोस्ट ऑफिस से पुनर्निर्देशित किया जा सकता है जिसको कि वह भेजा गया है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्यूटीज ऑफ हेड पोस्टमैन इंक्लूड। निम्न में से प्रधान डाकिये के क्या क्या कर्तव्य हैं। पहला है, अ हेड पोस्टमैन may be ordered to accompany a postman to whom several insured articles of considerable aggregate value have been made over for delivery. दूसरा है, a head postman may be ordered to take up the work of any postman who may be temporarily absent. हेड पोस्टमैन को ऐसा आदेशित किया जा सकता है कि वह ऐसे पोस्टमैन के साथ जाए जिसको कि अत्यधिक मात्रा के इंश्योर्ड आर्टिकल्स डिलीवरी के लिए प्रदान किए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, एक हेड पोस्टमैन को ऑर्डर किया जा सकता है कि वो एक ऐसे पोस्टमैन का कार्य करे जो कि अपनी ड्यूटी से अब्सेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तीसरा क्वेश्चन है, Which book will be supplied to postman for his personal use? पोस्टमैन के निजी उपयोग के लिए उसको कौन सी किताब की आपूर्ति की जाएगी। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पीओ पॉकेट गाइड। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम सेकंड नहीं, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 की आपूर्ति की जाती है। तो आंसर ए हमारा केवल करेक्ट रहेगा। Which book is postman's book? कौन सी पुस्तक डाकिये की पुस्तक है। फॉर्म MS-27 पीओ पॉकेट गाइड। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, फॉर्म MS-27। MS-27 जो बुक रहती है वो पोस्टमैन्स बुक रहती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A postman will have to keep both postman book and desk if his beats extend beyond a single town or village. यदि किसी डाकिये का कार्यक्षेत्र एक कस्बे या गांव से आगे तक फैला हुआ है तो उसे पोस्टमैन बुक तथा डेस्क दोनों रखने होंगे। ऑप्शन ए नथिंग, ऑप्शन बी फॉर MS-86, ऑप्शन सी पीओ पॉकेट गाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, फॉर्म MS-86, जिसको कि पोस्टमैन्स विलेज विजिट बुक भी कहते हैं। ये दोनों उस पोस्टमैन को रखनी पड़ेंगी जिसकी की बीट एक गांव या कस्बे से अधिक जगह तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एन आर्टिकल इज डैमेज्ड इट विल बीइंग इन द नोटिस ऑफ डेथ बाय पोस्टमैन। यदि कोई वस्तु क्षतिग्रस्त है, डैमेज कंडीशन में पाई जाती है, तो इसकी सूचना पोस्टमैन किसको देगा।
सही आंसर हमारा सी हो जाएगा पोस्ट मास्टर को। यदि पोस्टमैन को कोई भी ऐसी वस्तु मिलती है, कोई भी ऐसी वस्तु मिलती है जो कि क्षतिग्रस्त अवस्था में है, तो पोस्टमैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह इसकी सूचना तुरंत पोस्ट मास्टर को दे। उसके बाद पोस्ट मास्टर क्या करेंगे? पोस्ट मास्टर एक नोटिस प्राप्तकर्ता को भेजेंगे और उस प्राप्तकर्ता को पोस्ट ऑफिस में बुलाकर उसके सामने उस आर्टिकल को खोला जाएगा और उसके बाद उस आर्टिकल को उस व्यक्ति को वितरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म RB53 इज यूज्ड फॉर। फॉर्म RB53 का उपयोग किस लिए होता है? रिसीप्ट फॉर इंटीमेशन एंड नोटिसेस, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, रजिस्टर एब्स्ट्रैक्ट, नन ऑफ द अबव। सही आंसर ए हो जाएगा हमारा रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशंस एंड नोटिसेस, सूचनाओं और नोटिसों के रसीद के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोस्टमैन्स बीट्स इज फिक्स्ड बाय। पोस्टमैन की गश्त किसके द्वारा तय की जाती है? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट मास्टर रहते हैं वो इस चीज के इंचार्ज रहते हैं कि वो पोस्टमैन की बीट का निर्धारण कर सकते हैं, या कहें तो करते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल अ पोस्टमैन डू इफ एड्रेसी signs the receipt but refuses to sign acknowledgement of a registered article। मान लीजिए एक एड्रेसी है जिसको कि एक रजिस्टर्ड आर्टिकल किसी प्रेषक के द्वारा भेजा गया है। जब कोई पोस्टमैन उस आर्टिकल को लेकर उस एड्रेसी के पास जाता है तो वो एड्रेसी उसकी रिसीप्ट तो साइन कर देता है, लेकिन उसका जो एक्नॉलेजमेंट, आर्टिकल के पीछे जो एक्नॉलेजमेंट लगा रहता है, उसको साइन करने से मना कर देता है। तो इस केस में क्या होगा? सही आंसर हमारा ये हो जाएगा आर्टिकल शुड बी डिलीवर्ड। उस आर्टिकल की डिलीवरी एड्रेसी को की जाएगी और एक रिमार्क रिफ्यूज्ड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर लिखकर प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल अ पोस्टमैन डू इफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस्ड टू माइनर। यदि किसी माइनर मतलब नाबालिग के नाम से किसी इंश्योर्ड आर्टिकल की डिलीवरी होना है तो ऐसे केस में एक पोस्टमैन क्या करेगा? सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड टू माइनर इन प्रेजेंस ऑफ गार्जियन। उस आर्टिकल की डिलीवरी उस नाबालिग को की जाएगी किसकी उपस्थिति में? कोई अभिभावक अथवा गार्जियन की उपस्थिति में उसकी डिलीवरी उस माइनर को कर दी जाएगी। Which statement is correct in case of payment of electronic money order? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जब पेमेंट किसी मनी ऑर्डर की पेमेंट की जानी है? ऑप्शन ए है, if the payee of an electronic money order is illiterate, his thumb impression, seal and other marks should be obtained। यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता अशिक्षित है तो उसके अंगूठे का निशान, सील और अन्य निशान प्राप्त किए जाएंगे। यह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, इफ द पेई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इज ब्लाइंड। यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता अंधा व्यक्ति है तो सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जैसे कि इलिटरेट पेई के केस में किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एन इंश्योरेंस सील विल बी सप्लाइड टू। बीमा सील किसको प्रदान की जाएगी? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, ईच सेट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस। ये जो इंश्योरेंस सील अथवा कहें तो ये जो बीमा की सील रहती है, यह केवल सॉर्टिंग मेल ऑफिस के सेट को प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटेन्ड लेट फी नोटपैड स्टाम्प विल बी सप्लाइड टू। रोका गया विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया मोहर किसको प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है, मेल ऑफिस, ऐसे मेल ऑफिस जो कि लेटर बॉक्स क्लियरेंस से डील करते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
दूसरा ऑप्शन है सेक्शंस विच डील विद लेटर बॉक्स क्लियरेंस, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट ऑफ पोर्टफोलियो, निम्न में से कौन सी पोर्टफोलियो की सामग्री है। तो ऑप्शन देखने हमें बैकसीटर, मोमीटर, ये पोर्टफोलियो की सामग्री है। एरर बुक, त्रुटि पुस्तिका, ये भी पोर्टफोलियो की सामग्री है। तीसरा है ऑर्डर बुक, ये भी पोर्टफोलियो की सामग्री है। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हैंड्स बैग विल बी सप्लाइड टू, निम्न में से किसको हैंड बैग की आपूर्ति की जाएगी। ईच सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ अ सेक्शन, अनुभाग के प्रत्येक छटाई सहायक को, ये करेक्ट है। ईच मेल गार्ड ऑफ अ सेक्शन, अनुभाग के प्रत्येक मेल गार्ड को, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ईच वैन अटेंडेंट ऑफ अ सेक्शन, ये भी करेक्ट है। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। किसी सेट के, किसी सेक्शन के सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड तथा वेन अटेंडेंट, इन तीनों ही लोगों को हैंड बैग्स की सप्लाई की जाती है। आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। Who will prepare daily report from the rough notebooks of the set? सेट्स की जो रफ नोटबुक्स हैं उनमें से डेली रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो रहते हैं वह एक डेली रिपोर्ट बनाते हैं जो कि वो MS-83 फॉर्म पर बनाते हैं और जो कि सुपरिटेंडेंट को रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा सबमिट की जाती है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया डेली रिपोर्ट का। विच फॉर्मेट इज यूज्ड टू प्रिपेयर डेली रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किस प्रारूप का उपयोग की जाता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा MS-83, जो कि आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्मेट मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शंस इज प्रिपेयर्ड, जो वारागमन अनुभाग हैं उनके लिए मेल सार किस प्रारूप पर तैयार किया जाता है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, M42। जो मेल एब्स्ट्रैक्ट ट्रांजिट सेक्शंस के लिए बनाया जाता है वो M42 पर बनाया जाता है, और जो M43 पर बनाया जाता है वो मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर मेल ऑफिसेस के लिए होता है। इन सेक्शंस मेल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन, अनुभागों में मेल सूची डैश में तैयार की जाएगी। सही आंसर ए हो जाएगा हमारा, डुप्लीकेट कॉपीज, मतलब दो प्रतियों में जो सेक्शंस हैं उनमें मेल लिस्ट तैयार की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिट बैग आर ओपन्ड बाय, जो ट्रांजिट बैग हैं वह किसके द्वारा खोले जाएंगे। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मेल गार्ड और मेल एजेंट, इन दोनों के ही द्वारा ट्रांजिट बैग्स को खोला जाएगा। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ट्रांजिट बैग्स की सीलिंग और क्लोजिंग किस किस की उपस्थिति में होती है। सो मेल गार्ड, मेल एजेंट और हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन तीनों की ही उपस्थिति में जो ट्रांजिट बैग रहते हैं उनको सील किया जाता है और उनको क्लोज किया जाता है। इन विच फॉर्मेट मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर सॉर्टिंग ऑफिस इज प्रिपेयर्ड, छटाई कार्यालयों के लिए मेल सार किस प्रपत्र पर तैयार किए जाते हैं। तो अभी मैंने जैसे कि हमने जब ट्रांजिट सेक्शंस का पढ़ा था तो उस टाइम बताया था कि M43 जो है मेल ऑफिस के लिए मेल एब्स्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, और जो सॉर्टिंग ऑफिस है वह मेल ऑफिस का ही एक प्रकार है, तो इसको भी सेम M43 फॉर्म पर बनाया जाएगा और इसका सही आंसर M43 आ जाएगा। फॉर हाउ मेनी डेज आर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कैन बी रिटर्न एट डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, कोई भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को कितने दिन के लिए रोका जा सकता है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा,
7 दिन के लिए किसी भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में एक रजिस्टर्ड आर्टिकल को रोक कर रखा जा सकता है। Regarding delivery of registered articles to a firm, which statement is correct? किसी फर्म को पंजीकृत वस्तुओं की डिलीवरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक कोई फर्म है जिसको की रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की डिलीवरी की जानी है और इनकी संख्या सामान्यतः ज्यादा रहती है, तो इस केस में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रजिस्टर्ड आर्टिकल्स विल बी एंटर्ड इन अ स्पेशल लिस्ट इन डुप्लीकेट। ये ऑप्शन करेक्ट है कि पंजीकृत लेखों को 2 प्रतियों में एक विशेष सूची में दर्ज किया जाएगा। आर्टिकल्स ऑन विच एनी चार्ज आर टू बी रिक्वायर्ड विल नॉट बी एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट। ऐसे कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल जिनके पे भी किसी भी प्रकार का शुल्क अभी देय है, तो ऐसे आर्टिकल्स को स्पेशल लिस्ट में कवर नहीं किया जाएगा। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड टू ऑथराइज नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू इंश्योर्ड और बीपी आर्टिकल्स? मान लीजिए ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस है जिसमें कि डिलीवरी का कार्य नहीं किया जाता है, कोई ऐसा जो नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस है और उस टाउन पोस्ट ऑफिस में कोई इंश्योर्ड आर्टिकल या बीपी आर्टिकल्स आया है। सो वो कौन अधिकारी हैं जो इस नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस को अधिकृत कर सकते हैं कि वो जो ओवर वैल्यू इंश्योर्ड या बीपी आर्टिकल आया उसकी डिलीवरी करें? तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, डिविजनल हेड। जो हेड की डिवीजन के जो प्रमुख रहते हैं, जो कि एसपी या एसएसपी रहते हैं, वो ऐसे टाउन पोस्ट ऑफिस को अधिकृत कर सकते हैं। अब पेई कैन हैव पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर थ्रू। एक प्राप्तकर्ता को मनी ऑर्डर की पेमेंट किसके द्वारा की जा सकती है? चेक नहीं, चेक के द्वारा नहीं की जा सकती। पोस्टल पे ऑर्डर, इसके द्वारा भी नहीं की जा सकती। चेक या यदि कोई सिंगल पर्सन है जिसको की मनी ऑर्डर की पेमेंट की जानी है, तो वो केवल कैश के द्वारा ही की जाएगी। ऑप्शन ए बी सी तीनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दूं, यदि कोई फर्म है या कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है जिसमें कि एक व्यक्ति के नाम से कई सारे मनी ऑर्डर हैं और एक व्यक्ति के नाम से यदि 100 रुपए से ज्यादा का मनी ऑर्डर है, तो उस केस में उसकी पेमेंट चेक या पोस्टल पे ऑर्डर के द्वारा की जा सकती है। लेकिन अगर कोई सिंगल प्राप्त करता है तो उसको मनी ऑर्डर की पेमेंट केवल कैश में की जाएगी, चेक और पोस्टल पे ऑर्डर के द्वारा नहीं की जाएगी। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आपकी तैयारी में इससे मदद मिली होगी। धन्यवाद।